Hello everyone. Am I audible? Hi. Hi everyone. So on today's day we are going to do a very important topic, a very popular topic because it is much in demand, which is Iran and Israel, right? तो इसको हम लोग दो भागों में मतलब एक तो पार्ट हो गया इजराइल के बारे में, करेक्ट? नाउ दैट इज ऑलरेडी इट हैज़ बिन आस्क्ड बिफोर इन द फॉर्म ऑफ हमास एंड इजराइल. लेकिन इस टाइम ये इजराइल क्यों न्यूज़ में है? बहुत सारे रीजंस है. ग्रेटा थनबर्ग इज़ अ रीज़न, right? The fact that there is a Sharm el Sheikh Gaza peace plan, the fact that there is France became the first G7 country to announce that we are going to, recognize Palestine as a country. So because of all of these reasons ये वाली चीज़ करेंगे. तो आज मैंने थोड़ा सा रखा है विद रिस्पेक्ट टू इज़राइल एंड पैलेस्टीन. वो देखते हैं हम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स आई वुड लाइक टू टेक इन अनदर सेशन. टुडेज सेशन इज मोस्टली फोकस्ड ऑन इजराइल एंड ईरान. ठीक है, तो अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज़ हैपेंड हियर. सिंस पॉपुलर डिमांड इज़ कि हमें पहले क्वेश्चंस नहीं करने हैं और हमें पहले पढ़ना है, तो हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर पढ़ने के बाद हम लोग जाके वो सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट? सो ये वाली जो स्लाइड है, it is incomplete, but it is about a little bit about Israel, just to get a basic understanding for Israel Iran as a topic, right? So सबसे पहली बात तो इज़राइल की अगर हम बात करें तो whenever I say Israel's you have to think of Jews, right? Just to learn it for your examination perspective and also as a fact. So अब क्या हुआ कि जब आपको आपका खुद के घर से निकाला जाता है तो आपको हमेशा यर्निंग होती है कि हम अपने घर वापस आएं. ये जूज़ की कहानी है. इज़ इट राइट, इज़ इट रॉन्ग? क्या पहले वहाँ पे पैलेस्टीनियंस थे कि पहले वहाँ पे इजराइलीज़ थे? वेल, आई वॉज़न्ट देयर टू विटनेस इट, सो आई रियली डोंट नो. आई कैन टेल यू व्हाट आई हैव रेड, राइट? सो अब बात यह है कि बहुत ज़्यादा यर्निंग थी कि हमें अपने खुद के मदरलैंड में आना है. तो ये यर्निंग लेके बहुत सारे जूस बहुत सारे वर्ल्ड ओवर में बैठे हुए थे. आई जस्ट गिव यू अ बेसिक ओवरव्यू टुडे, ओके, एंड देन वील डू इट अगेन दिस पार्ट. सो नाउ आफ्टर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इफ़ यू टॉक अबाउट इट, क्या हो रहा था उस टाइम पे जहाँ पे हर जगह किसने कचरा मचाया है? यूके. तो यहाँ पे भी यूके ने कचरा मचाया. कैसा कचरा मचाया? तो उन्होंने बेसिकली क्या किया कि वर्ल्ड वॉर के समय पे उन्होंने ना अलग अलग लोगों के पास जाके अलग अलग चीज़ें बोल दी. अरब्स को भी बोल दिया कि आपको ये वाला जो लैंड है जहाँ पे पैलेस्टीन है ये हम आपको दे देंगे. फ्रेंच को भी बोल दिया आपको वो लैंड दे देंगे. जूस को भी बोल दिया हम वो लैंड दे देंगे. पब्लिकली नहीं बोला, अलग अलग जाके बोला, जिनका सिर्फ नाम लर्न करना है. बाल्फर डिक्लेरेशन इज प्रॉमिस टू द जूस दैट वी विल हेल्प यू गेट बैक टू योर होमलैंड इफ़ यू हेल्प अस इन द वर्ल्ड वॉर. सिमिलरली फॉर फ्रेंच, सिमिलरली फॉर अरब्स. ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो G7 वाला फैक्ट जो मैंने बोला कि फ्रांस ने बोला हम रिकग्नाइज करेंगे. तो साइक्स-पिकॉट अग्रीमेंट, जस्ट द नेम इज इनफ, राइट? अच्छा, जायनिस्ट मूवमेंट का मतलब क्या है? वही इजराइल या फिर जूस की मूवमेंट जो कि चाहते थे कि वो अपने खुद के मदरलैंड में वापस आए. सो दैट्स कॉल्ड जायनिज्म. एंड द फादर ऑफ द जायनिस्ट मूवमेंट इज थियोडोर हर्ट्ज, राइट? दैट्स हाँ, चलो ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई तो यूके ने बोला भाई हमारा काम तो हो गया, तुम देख लो. सो दे बेसिकली प्रॉमिस्ड ईच ऑफ देम अ लिटिल बिट ऑफ लैंड और वट एवर इट इज़, एंड देन लेटर ऑन दे लेफ्ट. ठीक है, एंड द थिंग फेल ऑन द यूनाइटेड नेशंस. सो द यूनाइटेड नेशंस सेड चलो लेट्स डू समथिंग अबाउट इट. तो उनके हिसाब से जो उनको ठीक लगा वो उन्होंने किया. क्या किया? एक पार्टीशन प्लान बनाया, राइट? और वो पार्टीशन प्लान में बोल दिया कि कुछ हिस्सा जो है वो पैलेस्टीन है, कुछ हिस्सा जो है यहाँ पे अरब्स हैं, यहाँ पे जूज़ हैं. और ये जो जेरूसलम है ये बहुत ही डिस्प्यूटेड है बिकॉज यहाँ पे हर एक धर्म के लिए कुछ कुछ है. एक चर्च भी है, एक मॉस्क भी है, और जूज़ के लिए भी उनकी होली प्लेस है. ठीक है, तो इसको हम देख लेंगे, राइट? नहीं तो तुम लोग और लड़ने लग जाओगे. सो दैट वाज दैट. One day after the formation of Israel, Israel was attacked. So plenty of wars like that, right? So नेक्स्ट डे 15 मई 1948. क्या हमें लर्न करना है सारी कंट्रीज़ का नाम? मुझे तो नहीं लगता, पर पढ़ के मतलब एक बार पढ़ने में भी हर्ज नहीं है.
एंड इज़राइल वन. सुएज़ कनाल क्राइसिस वाज नॉट रियली अ वॉर. क्या हुआ था कि अच्छा ये सारी कंट्रीज़ ने आके क्यों इज़राइल को अटैक किया, क्योंकि उनको लगा कि पैलेस्टीन को ज़्यादा लैंड मिलना चाहिए था और इज़राइल को कम मिलना चाहिए था. तो इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टीन उन्होंने ये अटैक किया था, लेकिन इज़राइल वन, राइट. अच्छा, फिर उसके बाद 1956 में सुएज़ कनाल क्राइसिस हुआ. दिस वाज नॉट अ वॉर. दिस वॉज अ प्रेजिडेंट ऑफ इजिप्ट जिसने बोला इज़राइल सुएज़ कनाल नहीं यूज़ करेगी. क्यों? क्योंकि ये मेरा लैंड है, कर लो जो करना है, ठीक है. वहाँ पे ब्रिटिश और फ्रेंच वो सुएज़ कनाल बना रहे थे, उनको भी बोला तुम घर वापस जाओ, और ये हमारे लैंड के साथ जुड़ा हुआ है. सुएज़ कनाल इज आज नेशनलाइजेशन 1956. अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्राइसिस ये हुआ कि ऑब्वियसली इज़राइल अटैक, इज़राइल वन. इज़राइल को फिर लिखित में दिया इजिप्ट ने कि हम लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, दैट वी विल डिसअलाउ यू टू यूज़ दिस इज़ फॉर एवरी टाइम, राइट. सुएज़ कनाल ट्रेड रूट्स के लिए शॉर्टेस्ट रूट्स ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव होते हैं, तो विच इज़ वाई सुएज़ कनाल इज़ ल्यूक्रेटिव, राइट. देन इज़ द पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ़ वी टॉक अबाउट इज़राइल, राइट, सो यहाँ पे कुछ एरिया है, यहाँ पे कुछ एरिया है. इस एरिया को बोल दिया गाज़ा स्ट्रिप, राइट, और इस एरिया को बोल दिया हमने वेस्ट बैंक. फाइन. सो अब वेस्ट बैंक की बात करें तो वहाँ पे भी कुछ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ रहते हैं, यहाँ पे भी रहते हैं. मैंने टर्म पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ क्यों बोला, सिटीजन्स क्यों नहीं बोला? क्योंकि वॉर आफ्टर वॉर आफ्टर वॉर, ऑल ऑफ दैट एरिया आफ्टर द वॉर, आफ्टर विनिंग द वॉर, इज़राइल टुक. देन इज़राइल के इन एरियाज़ में पैलेस्टीनियन, दैट इज़ वाई द टर्म रेफ्यूजीज़ इज़ यूज्ड, राइट. Now, is that because, you know, US is a friend of Israel and it shouldn't happen like that? Well, that's for you to decide. My job is to tell you facts, right? Okay. So, अब इसके अंदर क्या हो गया कि यहाँ पे जो लोग हैं जो बोलते हैं कि हमें हमारा लैंड वापस दो, और यहाँ पे जो लोग बोलते हैं हमें हमारा लैंड वापस दो, उनकी बात हो रही है. ये कहते हैं पैलेस्टीन को उसका अपना लैंड वापस दो, ये कहते हैं इज़राइल की डिस्ट्रक्शन. इनके मैंडेट में लिखा है, इनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन चार्टर में लिखा है, सोच लो, ठीक है. सो दे वांट डिस्ट्रक्शन, दे वांट देयर लैंड बैक. दिस इज कॉल्ड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ओके राइट नाउ, है ना. ओके इन द सेंस थोड़ा ऐसे सॉम्बर्ड वर्जन ऑफ हमास. हमास इज़ वेरी रेडिकल राइट नाउ. पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो यूज टू बी रेडिकल. आप एक पढ़ना जाके म्यूनिक मैसेकर, that is your homework, something you also should do on your own, okay, right. So अब यहाँ पे क्या हुआ कि पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बैंक से मैंने लिख दिया काम करती है, और हमास की बात मैंने लिखी नहीं थी तो चलो इधर लिख दिया, ठीक है. फिर उसके बाद 67 में भी वॉर हुई, 6 days वॉर. इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया. इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया. दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, राइट. इज़राइल वन. 1973 में यौम किपुर वॉर होती है. ये 6 days क्यों है? क्योंकि 6 दिन की वॉर थी. यौम किपुर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इनका होली डेज होते हैं जब ये फास्ट करते हैं फॉर देयर रिलीजन, राइट. एंड उसके बाद फास्ट खत्म होता है, देन दे हैव देयर ओन पार्टी, वट एवर इट इज़, राइट. इट वॉज इन 1973 दे वर अटैक्ड एट दैट टाइम, ड्यूरिंग दैट टाइम, राइट. अक्टूबर में ही फर्स्ट वीक में होता है, तो इसको यौम किपुर वॉर बोला. इनफैक्ट 2023 का नाम ही नहीं लिखा मैंने यहाँ पे. 2023 को भी 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था वो यौम किपुर के टाइम पे ही हुआ था. तो क्लैट ने पूछा था कि लास्ट वाली यौम किपुर वॉर टाइप, यू नो, टाइप तो क्या मतलब, when did the Yom Kippur war happen? So 1973, right? So now this particular thing was the Hamas actually attacking Israel at the time of Yom Kippur, right? And after which, you know, there was a lot of escalation. Fine. देन अब अगर हम लोग बात करें कि 1978 में ये वॉर्स वगैरह के बाद ना थोड़ी सी मीडिएशन की भी बात हुई, बिकॉज ट्रम्प इज़ इन न्यूज़ एंड ट्रम्प सीम्स टू हैव एन ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन, बिकॉज वेल दैट्स हिज राइट. सो might as well know about certain US presidents who've done certain things, right? Okay. So अब यहाँ पे कैंप डेविड अकॉर्ड क्या है कि कैंप डेविड करके एक रिजॉर्ट है यूएस प्रेसिडेंट का, वहाँ पे जाके वो चिल करता है, ठीक है. वो उसके चिलिंग रिजॉर्ट है, तो वहाँ पे लेके जाके यू नो दीज पीपल लाइक दे टॉक एंड वट एवर मीडिएशन होती है. तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस कौन थे? जिमी कार्टर. हिज नेम इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड पीएम ऑफ इजराइल वॉज बिगिन, राइट. आई विल तो लर्न इट एज बिगिन ओनली, है ना. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट वॉज अनवर सदात, राइट. तो इनका नाम लर्न कर लेना, एटलीस्ट यूएस प्रेसिडेंट का भी पता ही होना चाहिए. तो ये मीडिएशन वगैरह करने के बाद इनके साथ इनके देश में क्या हुआ वो थोड़ा पढ़ लेना अगर इंटरेस्ट है, अगर नहीं पढ़ना तो भी पढ़ लेना. जस्ट ट्राई टू सी, यू नो, बिकॉज दीज पीपल हैव गॉन फ्रॉम यू नो
these different countries wherein they were attacking, and जब इन्होंने ये चीज़ की तो इनके साथ क्या हुआ? Did their own people like it? Did they dislike it? What was it? And the next one is Oslo Agreement 1993 में again there was a mediation. This mediation was also done by a US president. That time the US president was Bill Clinton. Please learn it. PM of Israel was Rabin. मैंने पूरा नाम क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मुझे पूरा नाम लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मेरा फिल इन द ब्लैंक तो आ ही नहीं रहा है, मेरे तो MCQs आ रहे हैं, मेरे को देखना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही ऑप्शन है. अच्छा, तो ये चीज़ हो गई. और यासिर अराफत, this is PLO. PLO is Palestine Liberation Organization, right? Then read about what happened to them after they came back. Did people like it? Did people dislike it? Whatever it is. ठीक है. अब इसके बाद we are not talking about a certain uprising in the within the Palestinians. उसकी बात नहीं की है, बस ऊपर ऊपर से की है. उनकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन मेरे को लगता है 2023 में अगर सवाल आ चुका है तो दोबारा से उस एंगल से सवाल लेकर आना will be whatever, but we'll do it in another class, not right now. Okay, so yeah, so this is done. I hope I've not deleted it. Okay, thank God. Okay, so this one is Israel Iran. Israel Iran is very important. I think you should right now pay attention to whatever is being taught, ताकि तुम फटाफट से वो MCQs कर लो. उससे कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. और ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन इसमें फैक्ट्स बहुत सारे हैं. जिस भी टॉपिक में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, उधर रट्टा मारना पड़ता है, और रट्टा मारने के लिए स्टोरी याद करनी पड़ती है. हम स्टोरी लर्न कर रहे हैं. सो अभी के लिए जस्ट फोकस ऑन दिस. देन इज इज़राइल ईरान. वॉट एवर इज हैपनिंग इन द न्यूज़ राइट नाउ, दैट इज़ वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, राइट? ओके, सो इज़राइल ईरान की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात फिर से आ गया 14 May 1948, राइट? दिस इज़ व्हेन इज़राइल वाज मेड. गुड रिलेशंस टिल द इरानियन रेवोल्यूशन. तो ईरान में पहलवी डायनेस्टी या पहलवी डायनेस्टी, हाउ एवर इट इज़ प्रोनाउंस्ड, राइट, दैट इज़ द डायनेस्टी दैट यूज्ड टू बी देयर. इट यूज्ड टू बी अ मोनार्की. Like with most of the monarchies, people got very tired of it. They said यार ये उस टाइम पे कहते वाइट रेवोल्यूशन चल रहा था. वाइट रेवोल्यूशन से ये क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे? दैट रेफर्ड टू अडॉप्टिंग वेस्टर्न आइडियाज़. दैट वाज बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग राइट एट दैट टाइम बाय द किंग, द एब्सोल्यूट मोनार्क एट दैट टाइम, रेज़ा शाह पहलावी. लर्न कर लेना, ठीक है? फिर उनको ओवरथ्रो कर दिया. किसने किया? आयतुल्ला खोमेनी लेड द मूवमेंट. तो फिर मोनार्की गई. मोनार्की के बाद क्या बन गया? रिपब्लिक ऑफ ईरान. रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल. मोनार्क का मतलब क्या होता है? दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज हेरिडिटरी इन नेचर. सो एक ऐसा रेजीम जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट वॉज हेरिडिटरी इन नेचर गॉट कन्वर्टेड इनटू हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड नाउ, ठीक? So you should know 1979 Iranian Revolution. You should know about the name of these two people, the king as well as the one who led the movement. फिर उसके बाद क्या हुआ? ये मिस्टर पहलावी, मोहम्मद रेज़ा शाह पहलावी, इनको बोल दिया यूएस ने आप आ जाओ यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लो. तो बाकी सारे के सारे जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा खफा हो गए ईरान में, राइट? तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके तेहरान में जो यूएस की एम्बेसी थी वहाँ पे लोगों को लॉक कर दिया फॉर 444 days एज हॉस्टेजेस. एट दैट टाइम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वाज जिमी कार्टर. जिमी कार्टर ने क्या किया? एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ईगल क्लॉ, ईगल का क्लॉ, कि हम ईगल का क्लॉ ऐसे पकड़ के ऐसे उड़ के सारे हॉस्टेजेस को अपने घर वापस ले आएंगे, पर ये फेल हो गए. फिर हॉस्टेजेस कब निकले? व्हेन रोनाल्ड रीगन बिकेम द यूएस प्रेसिडेंट. लर्न इट लाइक अ स्टोरी. कुछ भी एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ोगे वैसे ही लर्न हो जाएगा, ठीक है? जस्ट अंडरस्टैंड द स्टोरी देन. सो देन वो हॉस्टेज वाली चीज़ हो गई, तो ऐसे ही थोड़ा सा लगा कि बैड रिलेशंस और नॉट वेरी ग्रेट रिलेशंस ऑब्वियसली. नाउ वी आर गोइंग टू कम टू अनदर डायमेंशन. वाई? बिकॉज जो अभी वाला क्राइसिस था वो इस वजह से था क्योंकि अपेरेंटली आई मीन अलेजेडली इट इज़ बिन क्लेम दैट द यूरेनियम एनरिचमेंट, या फिर बिल्कुल सिंपल भाषा में अभी वाला प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यूएस को लगता है और इज़राइल को लगता है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की क्षमता रखता है और शायद बनाता भी है. और इज़राइल ने बोला ये तो हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं, ठीक है? और यूएस ने बोला ऐसे तुम नहीं कर सकते ये न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह.
they feel that they are lying to them. Whether they are lying, whether they are not lying, that is your subjectivity, right? Okay. सो नाउ न्यूक्लियर डायमेंशन में ईरान और यूएस की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज ईरान और यूएस की ही बात चल रही है और इजराइल की भी बात कर रहे हैं. सो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है एटम्स फॉर पीस पॉलिसी. न्यूक्लियर वेपन्स को पीस वेपन्स बोलते हैं. पीस वेपन्स क्यों? इमेजिन आपके घर में एक रॉटवाइलर है और एक पिटबुल है, मतलब बाकी कोई भी नेबरहुड वाला कभी भी आपके साथ पंगे लेंगे नहीं लेंगे, right? So it's like nuclear weapon is like don't do that because this is what is going to happen. So atoms for peace policy करके बनी थी in 1957. US president was Dwight Eisenhower, जहाँ पे ईरान ने बोला yes we will cooperate, एक सिविल कोऑपरेशन अग्रीमेंट, न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट बना दी. तुमने सिर्फ लर्न करना है एटम्स फॉर पीस पॉलिसी में द US प्रेसिडेंट was Dwight Eisenhower, right? Okay. देन इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. ये एक ट्रीटी है, अगेन न्यूक्लियर डायमेंशन की बात हो रही है. ट्रीटी क्यों बनती है? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन से सब मर जाएंगे, तो ट्रीटी ज़रूरी है, राइट? तो अब लेकिन ट्रीटी जो है वो बड़ी अनडेमोक्रेटिक है. वाई इज इट एन अनडेमोक्रेटिक ट्रीटी? बिकॉज यहाँ पे परमानेंट 5 कंट्रीज़ का ये प्रेमिस है फॉर मेकिंग दिस ट्रीटी कि वही सबसे स्मार्ट है, बाकी सब बेवकूफ़ है. So US, UK, Russia, China, France are the smartest people around because they are the only ones who know that they should not use a nuclear weapon. Ironically, one of them has only used it once till now. लेकिन US, UK, Russia, China, France को लगा, उन्होंने जाके बोला देखो ऐसा है, ये हम ट्रीटी साइन कर रहे हैं. ये ट्रीटी की तारीख है 1 जनवरी 1967. इस दिन से पहले अगर किसी का भी कुछ भी उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह की होगी तो दैट इज़ ओके. लेकिन इस तारीख के बाद तुम नहीं कर सकते न्यूक्लियर टेस्टिंग, तुम्हें हमारी परमिशन लेनी पड़ेगी. एंड सरप्राइज सरप्राइज, बिफोर दिस डे कौन सी ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली थी? ऑब्वियसली US, UK, रशिया, चाइना, फ्रांस. फिर बोलते देखो न्यूक्लियर एनर्जी तो तुम पीसफुल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फिर भी हमसे पूछो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम खुद मत करो. India obviously is not a part of it because of the fact that we are surrounded by 2 countries who are trying to eat our territories, Pakistan, China. And China का already हो रखा है, right? न्यूक्लियर टेस्टिंग, और पाकिस्तान को invariably obviously in the future होगा ही. तो हमें ये लग रहा था उस टाइम पे दैट ऑफ कोर्स आई नो कि अभी है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी, राइट? ओके. सो पॉइंट इज दैट इंडिया सेड वी आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट. इट इज़ वेरी अनडेमोक्रेटिक, राइट? पाकिस्तान ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ इट, Israel not a part of it, North Korea interestingly enough became a part of it, then withdrew I think in 2003. You can check that. तो ये वाली चीज़ NPT हो गई. फिर एक और यहाँ पे डायमेंशन है IAEA. ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आ रही थी क्योंकि ये वाली चीज़ न्यूज़ में थी, तो इनके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जान रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है. तो फिर अब ट्रीटी बनाई, बोला कि नहीं, हमसे बिना पूछे तुम न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, हमसे खरीदोगे. तो ऑब्वियसली दे नीड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ गोइंग टू चेक दैट वेदर दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग और नॉट, राइट? इंस्पेक्शन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको बोला इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. सो IAEA इज बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, राइट? वेयर इज इट? दिस इज इन वियना, ऑस्ट्रिया. प्लीज लर्न इट. वॉज मेड इन 2015. Sorry, I was doing JCPOA because this is 1957, right? So IAEA was made in 1957. Where is it? Vienna, Austria. Rafael Grossi is the head. इन्होंने ही बोला है इस बार जो ट्रिगर था कि ये लोग ना जो ईरान है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है और इन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट कर दिया. व्हेनेवर यू आर रीडिंग अबाउट दिस टर्म नो, यूरेनियम एनरिचमेंट, दिमाग में सोचो कि उतना यूरेनियम जिससे एटम बॉम्ब बन सकता है. इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं. किसी लॉयर को नहीं पता होगा कि कैसे ये हो रहा है, और या फिर पता भी होगा, आई एम नो वन टू रियली गेस, बट दैट इज़ नॉट आस्क्ड, राइट? द लीगैलिटी एस्पेक्ट इज आस्क्ड, द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आर आस्क्ड. सो ये हो गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. फिर आ गया JCPOA, विच इज़ बेसिकली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन. ना क्या होता है ना कि जब ये सारी चीज़ें होती हैं, जब थोड़ी स्पेकुलेशंस होती हैं कि आप गड़बड़ काम कर रहे हो, तो फिर क्या होता है कि
आपके ऊपर ट्रेड सैंक्शंस लगने लग जाते हैं, कंट्रीज़ को बोला जाता है आप इनके साथ ट्रेड नहीं करोगे। तो ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड सैंक्शंस लगे हुए थे। तो फिर क्या हुआ कि एक टाइम आया 10 साल पहले जब बराक ओबामा वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, और उसने जाके पहल की या जो भी की, मतलब ही कोऑर्डिनेटेड विद ईरान, राइट। ईरान का उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? हसन रूहानी, और यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे? ओबामा। ये दोनों के दोनों ने प्लस P5 कंट्रीज प्लस जर्मनी, राइट। सो इन लोगों ने साथ में, P5 में यूएस तो आ ही गया, राइट। तो ओके, सो इन सारे के सारों ने डिसाइड किया व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अलाउ यू टू मतलब we will reduce the trade barriers on Iran, we will do trade with them, but Iran has to do something. What do they have to do? They have to allow International Atomic Energy Agency to come and inspect in Iran. They said okay. Hassan Rouhani said okay. Said ये जो तुम्हारी यूरेनियम एनरिचमेंट है ये केवल कितनी होनी चाहिए? 3.6%. They said okay. फिर क्या हुआ कि एक इंसान आए इनके बाद जो यूएस के प्रेसिडेंट बने, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने बोला मैं तो नहीं करूँगा, तुम लोग ये सब कुछ करो फिर हम सोचेंगे कि कैसे करना है। तो मतलब उसने बोला मैं ये नहीं करने वाला। फाइन, सो दैट वाज JCPOA, नॉट इन एक्शन राइट नाउ। हियर यूरोपियन यूनियन जो है वो एक फॉर्मलाइज्ड मेंबर नहीं है, कोऑर्डिनेट करता है इनके साथ, ठीक है, कीप दैट इन माइंड। फिर आ गया आपका रेड सी क्राइसिस। सो अभी तक हमने क्या किया? इज़राइल पैलेस्टीन के बारे में थोड़ा सा किया, फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने ईरान इज़राइल की बात की। ईरान इज़राइल के बारे में हम लोगों ने देखा कि इरानियन रेवोल्यूशन था वो ठीक हो गया, मतलब ठीक तो नहीं हुआ, इरानियन रेवोल्यूशन था, उससे एक मोनार्की, एक रिपब्लिक बन गई, राइट। दैट इज़ व्हाट वी सॉ। एंड देन उसके बाद वी सॉ दैट देयर वाज अ शिफ्ट ऑफ हार्ट टुवर्ड्स इज़राइल। टिल द इरानियन revolution it was all okay, the relations were very nice between Iran and Israel, right। लेकिन उसके बाद फिर प्रॉब्लम हुई, फिर हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं क्राइसिस के बारे में। So we will start with 2023 because it is also relevant in 2025. I'll tell you how. रेड सी क्राइसिस, अब मैंने तुम्हें बोला कि जब भी शॉर्टेस्ट रूट आपको मिलता है कोई भी ट्रेड करने के लिए वो बहुत ल्यूक्रेटिव होता है। यहाँ से जा रही थी बहुत सारी शिप्स जो कि हाउतीज़ बैठे हुए हैं यमन में, उनको अच्छी नहीं लगी। अब ये हाउतीज़ कौन है? तो ये कुछ ऐसे लोग हैं। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात आई थिंक मेरे को पहले कर लेनी चाहिए, फिर जाके ये रेड सी क्राइसिस की मैं बात करूँगी। तो यहाँ पे एक टर्म है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, राइट। एंड फिर उसके हिसाब से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर, विल गो बैक देयर। सो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस? वी हैव अंडरस्टूड दैट इजराइल हैज बीन अटैक्ड many times, and like all of these countries are obviously not very happy with Israel, right? Okay, so उनमें से एक कंट्री है ईरान। ईरान जो है वो हेल्प करता है ऐसे लोगों को जो कि ये चाहते हैं कि इज़राइल को मदद ना मिले और वो इज़राइल को पसंद नहीं करते। इन सारे के सारों को इकट्ठों को मिला के बोल दिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, राइट। ये लोग कौन है? ये लोग बेसिकली बहुत सारे हैं। अगर ये लोग यमन में बैठे हैं तो ये हाउतीज़ हैं, इनको बोलते हैं हाउतीज़। The ones who are in Lebanon are called Hezbollah. The ones that are operating from the Gaza Strip is called Hamas. I'll repeat this again. What is their issue? Their issue is do not support Israel. I think that is on the other slide. Their point is do not support Israel or we will resort to violence. कौन इनको सपोर्ट करता है? ईरान इनको सपोर्ट करता है। ईरान की एक आर्मी की कोर है, जैसे कोर ऑफ सिग्नल्स होता है, इंजीनियर्स होता है, इन्फेंट्री होता है, ऐसे इनकी एक कोर है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, ठीक है, 2 बार लिख दिया। दे आर द वंस दैट आर सपोर्टिंग द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, ये क्यों एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस वर्ड कहाँ पे आया? तो सबसे पहले यहाँ पे आया। यहाँ पे आपका होमवर्क है कि ये किस देश का न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर ऑफ विच कंट्री, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू व्हाट, होमवर्क देंगे तो आप काम करेंगे इसका मतलब लर्न करेंगे। इन रिस्पॉन्स टू व्हाट? क्योंकि जॉर्ज बुश ने ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया को बोला था एक्सिस ऑफ ईविल। तो जॉर्ज बुश ने बोला ये एक्सिस ऑफ ईविल है, तो एक देश के न्यूज़पेपर में ये आया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, राइट।
So that is what we were talking about. Now in the Red Sea crisis, the Houthis are operating from Yemen and they're basically attacking everyone who is helping Israel. US का रिस्पॉन्स और कुछ नहीं करना, ऑपरेशंस के नाम लर्न कर लेना और वो कंट्री से जो रिलेटेड है, ठीक है. सो प्रॉस्पेरिटी गार्डियन वॉज बाय द US, राइट. फिर US और UK दोनों की शिप्स जा रही थी, बहुत सारी शिप्स को अटैक करने लग गए बाद में, तो फिर दे वर नॉट इवन रिलेटेड टू इजराइल बट दे वर अटैकिंग. UK US का जो रिस्पॉन्स है, दिस इज इन 2025 पोसाइडन आर्चर एंड ऑपरेशन रफ राइडर, राइट. सो यू कैन आर्चर एंड राइडर ऐसे लर्न कर सकते हो. प्रॉस्पेरिटी, a rider who is an archer is very prosperous, maybe you can do that. Then MV Andromeda करके एक शिप है, ये भी आप खुद पढ़ना. ये इंडिया बाउंड ऑयल है, मतलब ये इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया की शिप के ऊपर भी अटैक हुआ था. इंडिया की शिप के ऊपर अटैक नहीं हुआ था, अटैक हुआ था ये लाइबेरियन वेसल पे, और वो जा रही थी इंडिया ऑयल लेकर, ठीक है. इंडिया बाउंड शिप थी MV Andromeda. फिर ये वाली चीज़ हो गई, दिस इज़ डन. Let's move on. So like I told you, Iran is supporting all of them. Conflict in 2024 was, इसराइल ने पहले अटैक किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला ये तो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं भाई, हमें तो खुद का सेल्फ डिफेंस करना है. अच्छा, उन्होंने कोई नाम वाम नहीं दिया, लेकिन ये जो, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस गाइज, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट आउट हियर, यू प्लीज pronounce it at your own will. QUDS, right? So the brigadier general over there, he was killed. This happened in Damascus in Syria. ये पहला इंसिडेंट था. फिर इज़राइल ने भी ऑब्वियसली किया. सॉरी, दिस वाज इज़राइल, देन वाज ईरान. सो इट स्टार्टेड विद इज़राइल, वी नो व्हाई, बिकॉज दे सेड दे आर मेकिंग न्यूक्लियर वेपन्स. देन ईरान ऑल्सो केम. ईरान का बहुत सिंपल ऑपरेशन है, वो एक ही चीज़ बोलते हैं, ट्रू प्रॉमिस. तो उनके सारे मिशन है ट्रू प्रॉमिस 1, 2, 3, 4. बट जब US के खिलाफ एक है, वो उसका नाम अलग है, ठीक है. फिर क्या किया, असैसिनेशन किया लीडर्स का. कौन से लीडर्स का? वही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर्स का. ये जो फौज शुकर है, ये लेबनान में है. लेबनान में कौन था? हिजबुल्ला. तो ये हिजबुल्ला के लीडर थे. उधर ही जाके उन्हीं के कैपिटल में मार दिया इज़राइल ने. इस्माइल हानिये को जाके तेहरान में मार दिया जब इनके प्रेसिडेंट का ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मसूद पेजेश्किन की, राइट. उस दौरान मतलब. फिर उसके बाद फिर आ गया, जैसी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस आ गया, तो आपके सामने क्या था कि इन्होंने प्रॉमिस किया था पैलेस्टीन को कि हम लोग आपकी मदद करेंगे. शायद इस वजह से इन्होंने ये नाम रखा है. अच्छा, फिर क्या हुआ कि ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस. देखो, इज़राइल थोड़ा नाम वाम रखने का शौकीन है, इसने एक और नाम रख दिया है, ऑपरेशन डेज ऑफ रिपेंटेंस, और ये था ईरान के ऊपर. बस नाम ऑफ द ऑपरेशन देख लेना, कौन सी कंट्री कर रही है वो देख लेना. हेड्स कौन थे? नेतन्याहू, ऑब्वियसली फॉर इज़राइल. अच्छा, इब्राहिम राइसी थे. 2024 में ही डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश. सो देन यू नो न्यू वन वाज पेजेश्किन, मसूद पेजेश्किन. ये सुप्रीम लीडर का टाइप का कॉन्सेप्ट होता है ईरान में. आई डोंट रियली थिंक यू हैव टू लर्न, बट चलो मैंने लिख दिया, ठीक है. फिर उसके बाद आ जाता है आपका 12 days conflict. This is 2025. You have to learn these are only 12 days. They might just ask you date बेटा, ये भी लर्न कर लेना, कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ, ठीक है. इज़राइल ने जो लॉन्च किया, इज़राइल को नाम लिखना अच्छा लगता है, वो ऑपरेशन राइजिंग लायन है. ये आपका होमवर्क है, आप जाके देखना क्यों, वाई इज़ इट कॉल्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन. देयर इज़ अ सिग्निफिकेंस, तभी पूछ रहे हो. अच्छा, ट्रिगर क्या था? यूरेनियम एनरिचमेंट कर दी थी और ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को इज़राइल मारने की कोशिश कर रहा था, अली शमखानी, ठीक है. ऐसा ये कहते कि ट्रिगर इवेंट था. तो फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस फिर से शुरू हो गया ईरान. एंड फिर आया यूएस कहता भाई डोनाल्ड ट्रम्प wanted the Nobel Peace Prize. He wanted to ensure that there's no war. So he tried to do something and US was also attacked. Right? So उनका जो US वाला था, this is Donald Trump. ऑपरेशन मिडनाइट हैमर. एंड यहाँ पे ईरान का जो है उसको बोला ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री. फाइन. और फिर आ गया आपका ये, आई थिंक कतर में था, जो यूएस का एक बेस था, मिलिट्री बेस. कतर देख लेना कहाँ पे है, आई थिंक इट इज़ कतर, राइट. सो देन ऑपरेशन ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ विक्ट्री वॉज बाय ईरान. And that's it. Then what we did is called Operation Sindhu, and with that we are done with the understanding bit. अब फटाफट से MCQs कर लेना, ठीक है. MCQs जो है वो सिंपल लगने चाहिए.
Alright then. So we are talking about Iran, we are talking about Israel. Israel के कैपिटल का क्वेश्चन आएगा तो टेल अवीव बोलेंगे हम लोग, जेरूसलम नहीं बोलेंगे. क्यों नहीं बोलेंगे? बिकॉज जेरूसलम हम नहीं बोलते हैं, यूएस बोलता है, हम इंडियंस हैं. ठीक है, तो अब इसके अंदर आ गया सबसे पहला क्वेश्चन. गो फॉर इट. Israel maintained, you can read it on your own. Correct. So Iranian revolution is absolutely right. Mohammad Reza Pahlavi. फिर आ गया who led the revolution that overthrew Pahlavi. Well done. I think this is very very simple, right? So Pahlavi को किसने किया? Ayatollah Khomeini, right? Okay. After that, this Khomeini guy became Iran's first supreme leader. फिर उसके बाद आया, बना रिपब्लिक. ठीक है. Iranian revolution resulted in the okay. This is simple. Please go for it. Sorry for that. So yes, Islamic Republic is correct. Go for it. 1979 US Embassy hostage crisis in Iran. Please read it. So it took place in Tehran, correct. 444 days is correct. Began after deposed ये वाला चीज़ कि उसको medical treatment के लिए बुला लिया, ये भी सही है. Hostages were released गलत हो जाएगा क्योंकि release नहीं हुए थे. They were freed on the day of Ronald Reagan. This is correct. So 3 should not be in the answer. So 1, 2 and 4. Correct? Please go for it. Atoms for Peace policy. Proposed by which president? Simple है answer. Read it. Very simple. Everyone got it correct? Yes? Okay. Let's move on. NPT opened for signature in 68, came into force in 1970. Which of the following are not members? Very simple. So India, Pakistan, Israel, North Korea is absolutely right. ठीक है. North Korea withdrew in 2003. Okay. Which one of the following is true about nuclear non-proliferation treaty? यहाँ पे proliferation का मतलब ये होता है ना हम बनाएंगे ना हम खरीदेंगे बेचेंगे, right? हम सिर्फ और सिर्फ ये महारथी जो है परमानेंट 5 मेंबर्स, इन्हीं से पूछेंगे, यही हमें बताएंगे हमें न्यूक्लियर एनर्जी कहाँ से मिलेगी, यही हमें देंगे. ठीक है, तो ये है ट्रीटी. सो स्टेटमेंट इज करेक्ट. दे आर आस्किंग हैज बिन ओके. So 1967, मतलब in the sense that capability of, nuclear energy is on these countries. Simple. Let's move on. IAEA headquarter in Vienna, directed by which Director General? Headed by which DG? Very nice. So Rafael Grossi is correct. Okay. जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो अभी इन इफेक्ट नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन आया है. देखिए, बताइए. इजी है. साथ में ये भी लर्न करना कि IAEA
ने इस टाइम पे क्या बोला है कि ईरान में कितनी यूरेनियम एनरिचमेंट है। इंटरेस्टिंग होगा पढ़ने के लिए, बिकॉज 3.67 इज़ अलाउड. सो हाउ मच अलेजिडली डू दे हैव? फॉर्मल सिग्नेटरी तो ये है नहीं, 4 हो नहीं सकता. बाकी अगर हम लोग 1 की बात करें तो ये चीज़ ठीक है, +1 में जर्मनी आ गया और वो कोऑर्डिनेटिंग पार्टी है. सो आई थिंक इट शुड बी 1, 2, 3, राइट? ओके, राइट, ऑल राइट. Let's move on to the next one. Houthi rebels, also known as Ansar Allah, launched which missile attack on commercial vessels? Right. Correct. So Palestinians. Just read about the fact whether, do you think India has recognized Palestine or not? So you can read a little bit about it. देखना, अगर नहीं है तो चलो ठीक है, अगर है तो कब है, राइट? उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, शायद ये देख सकते हो. ठीक है जी, ऑल राइट, ओके. सो दिस इज येमन बेस्ड हाउती मूवमेंट, and they targeted all the ships that were apparently allegedly supporting Israel, but later on they say that they started attacking everybody else as well. फिर आ गया यूके एंड यूएस जॉइंटली लॉन्च विच ऑपरेशन इन 2025. See, now that is how you do it. So Archer and Ryder, correct. I think this is a very simple one, but okay, do it. Correct. So Houthi rebels is correct. Axis of resistance was used first by which publication? Guys, here na, this is the only confusion part of it. Don't go by this, right? Oh, sorry. Don't go by this. ये वाले तो फोर्स है जो कि ईरान की है, जो कि सपोर्ट करती है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को. दिस इज द वन, अल ज़हफ अल अखदार. ऑलराइट, ओके, मूविंग ऑन. So we've spoken about axis of evil and axis of resistance and alliance between all of these countries against US and Israel, because US and Israel are best friends forever. Okay, so April 2024 Israeli strike on Iran's consulate in Damascus marked the first direct attack by Israel on Iranian soil abroad and resulted in the death of which senior officer? So we've spoken about him. Please go for it. So Mohammad Reza Zahedi is correct. Brigadier General Mohammad Reza Zahedi. हाँ जी. Following Israel का attack on the consulate, Iranian consulate in Damascus, Iran launched which, मतलब we are not saying Damascus is in Iran, Damascus is in Syria. After that, Iran launched Operation True Promise. Now you can read it. Most of whose projectiles were intercepted by a defense system. I don't think this question will come because this question came last year on the Iron Dome. Iron Dome है ना इज़राइल के पास, उनका खुद का मैजिक, जहाँ पे ऐसे आएगी अगर मिसाइल तो वो इंटरसेप्ट हो जाएगी, उधर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, राइट? सो या, आई वॉज गोइंग टू गिव अ हैरी पॉटर रेफरेंस विच आई ऑलवेज डू, बट आई डोंट नो वेदर यू गाइज हैव read Harry Potter or not. If you have, so then like they show in the last one where Voldemort is attacking Hogwarts, and then all of them, you know, in Hogwarts, the teachers, they cast magical spells. I don't know if you really know this or not, and I don't think I should be talking about Harry Potter. Let's do this. So 2024, Israel assassinated Fuad Shukr of Hezbollah in Beirut and Ismail Haniyeh of Hamas in Tehran, both key figures of which Iran-backed alliance. It's a very simple one, guys, please go for it. Axis of resistance is correct. Following the assassination of militant leaders in 2024, Iran launched
op true promise targeting Mossad's alleged headquarter. Mossad जैसे अपना रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए बेसिकली आगे पीछे कोई अटैक तो नहीं करने लगा या कुछ गलत तो नहीं हो रहा आउटसाइड इंडिया टूवर्ड्स इंडिया, है ना. तो ये मोसाद है, इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, राइट. एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन कि 2023 में इन्होंने कैसे नहीं पकड़ा कि अटैक होने वाला है, हमास करने वाला है. वेल, I don't know, right? They're humans, I guess. So, alleged headquarter in Negev, maybe you can learn that, and which Israel responded to with a counter operation. Kindly go for it. Nice. We've done this. Operation Days of Repentance. Let's move on. During 2024 Iran-Israel conflict, Ibrahim Raisi served as the Iran's president until his death in a Bell 212 helicopter crash, after which he was succeeded by whom? President of Iran. This is also simple. No, not Hassan Rouhani. It is Masood Pezeshkian. Hassan Rouhani is related to JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action. ठीक है, ओके. फिर आगे 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट 2025 में सिग्निफिकेंट क्यों है? Yeah, so it's the most intense direct confrontation. Till then, they were doing it indirectly. So Iran is doing it through the axis of resistance, Houthis, Hamas, Hezbollah. Israel is also doing it to them. So this was the direct involvement between the two countries. Okay, Operation Rising Lion, launched by Israel. Your homework was to figure out why there's a significance for it. It is related to the Iranian Revolution. And I will not say more. Okay, so triggered by IAEA report accusing Iran of non-compliance. Please read it. Alright, Ji. So the US had given Iran a 2-month deadline to reverse its nuclear advancements before the strike. That's true. Justified the operation as an act of preemptive self-defense and attempted to assassinate blah blah blah. Correct. Okay, your homework is right here. Israel का national emblem. नहीं. तो ये जो 4th वाला है ये सही नहीं है. 1 2 3 4 है क्योंकि राइजिंग लायन का लेना देना ईरान से है, पहलावी डायनेस्टी से है. ठीक है, सो दिस इज करेक्ट. General Qasem Soleimani, after whom Iran named its Hajj Qasem ballistic missile used in Op True Promise, was best known for. So this is like, okay, if you have to maro a tukka, tell me which one will you do, because we've not done that. See, Iranian president general होगा नहीं, founder of Indians nuclear program के साथ हो सकता है कि तुम confuse हो जाओ. So the answer is he is the architect of Iran's axis of resistance and the commander of the force, right? The one I can't pronounce. So General Qasem Soleimani, please learn that. उनके नाम पे उनकी ballistic missile थी हज कसम ballistic missile. एक होती cruise missile, एक होती है ballistic missile. Cruise missile remains within the Earth's atmosphere. Ballistic missile leaves the Earth's atmosphere, goes into space, then re-enters and then goes and attacks. So that is named after him. Moving on. Yeah. Operation Midnight Hammer, launched by US, targeted which of the following Iranian nuclear sites? Guys, इसमें ना आपको शायद पता नहीं होगा. देखो, आंसर तो ये है, लेकिन ये जो बुशहर है ना, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बुशहर के ऊपर जाके अटैक ये करना चाहते थे, लेकिन ऐसे बीच में से आ गए बिकॉज यहाँ पे हेल्प मतलब पैसा लगा है रशिया का. So basically they came back. They were about to attack Bushehr, but they really didn't. Okay, so the answer is B. You can Natanz, Fordo, and Isfahan, right? Okay, it did not target Bushehr. In response to US, Iran launched Operation Glad Tidings of Victory, striking the Al Udeid air base. I guess this is also something. Okay, yes. So it's Qatar. We were discussing it earlier.
So this is Qatar, right? So that is what happened. Iran went and attacked in Qatar एक एयर बेस जो यूएस का है, ठीक है. And glad tidings of victory is what they called it. Moving on, which of the following Iranian nuclear sites were not attacked during recent US-Iran confrontations and is known as the country's only operational nuclear power plant built with Russian assistance? I think I just gave you the answer, so you know it. The rest of the three were attacked, no? Bushehr was not attacked. Just told you. Moving on. Operation Sindhu was launched by India primarily for which purpose? पूरा का पूरा राम कहानी जिस पर्पस से है, राइट? तो yeah, so B it is basically Iran Israel, right? That is what you learn, nothing more. So with that we are done with this topic. Now the next topic that you have is called High Seas Treaty. ठीक है जी? All right, thank you very much.